नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवन लर्निंग जोन पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, गवर्नर, राज्यपाल। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति और संविधान को समझना मतलब किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा। मतलब इसमें इतने सारे ट्विस्ट और टर्न हैं कि क्या कहें। हाँ, और जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो एक ऐसा पद सामने आता है जो अक्सर शांत रहता है। शांत तो रहता है, लेकिन जब कोई राजनीतिक संकट आता है ना, तो पूरी राज्य की सत्ता का केंद्र बन जाता है। एकदम सही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल यानी गवर्नर की। अगर हम संविधान के भाग 6 को देखें तो राज्य की कार्यपालिका की नींव अनुच्छेद 153 पर टिकी है। बिल्कुल, और ये अनुच्छेद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब सोचिए, जैसे पूरे देश के लिए राष्ट्रपति होते हैं ना, ठीक उसी तरह राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। हाँ, ये पद राज्य के शासन की धुरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ भी है। अच्छा, वो क्या? जब हमारा संविधान मूल रूप से बना था ना, तब नियम यही था कि हर राज्य का अपना एक अलग विशेष राज्यपाल होगा। फिर बदलाव कैसे हुआ? आजादी के कुछ सालों बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तब एक व्यवहारिक समस्या सामने आई। इसलिए ध्यान दीजिए, वर्ष 1956 में हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। अरे वाह, 7वां संशोधन। हाँ, इस संशोधन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लचीला नियम जोड़ दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है ना? बिल्कुल, ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। आज भी हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में या पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में अक्सर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का प्रभार संभाल रहा होता है। सही बात है। अब अगर हम पूरे संविधान में राज्यपाल के पद की बनावट को देखें तो ये किसी भव्य इमारत के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। ब्लूप्रिंट? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक का सफर कोई सामान्य सूची नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही तार्किक सुरक्षा चक्र है। मतलब हर एक अनुच्छेद ये तय करता है कि इस पद का ना तो दुरुपयोग हो और न ही ये पद कभी खाली रहे। बिल्कुल, यही तो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। उन्होंने सिर्फ पद नहीं बनाया, बल्कि उसकी पूरी कार्यप्रणाली सेट की। हाँ। जैसे अनुच्छेद 153 से पद की स्थापना होती है, फिर 154 से उन्हें शक्तियां मिलती हैं, 155 में उनकी नियुक्ति का तरीका बताया जाता है, और आगे 156 में उनका कार्यकाल आ जाता है। एकदम सही। फिर 157 और 58 में उनकी योग्यताएं और शर्तें हैं, और अंत में 159 के तहत उनकी शपथ का पूरा विवरण है। मतलब ये एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है जहां कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा गया है। तो चलिए इस व्यवस्था की गहराई में चलते हैं। जब ये पद इतना ज्यादा ताकतवर और संवेदनशील है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को तो राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ खास योग्यताएं होनी चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद 157 में इन योग्यताओं का जिक्र है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये अनुच्छेद बहुत ही छोटा और सीधा है। इसके अनुसार सबसे पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता उम्र से जुड़ी है। व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अब कोई सोचेगा कि 35 ही क्यों, मतलब 25 या 30 क्यों नहीं? दरअसल राज्यपाल का काम रोजमर्रा की फाइलें निपटाना नहीं है, बल्कि संकट के समय में राज्य का मार्गदर्शन करना है। सही बात है। इसके लिए जीवन का लंबा अनुभव चाहिए, भावनात्मक स्थिरता और परिपक्वता चाहिए। इसलिए 35 वर्ष की एक सीमा तय की गई, ताकि इस कुर्सी पर हमेशा एक अनुभवी और सुलझा हुआ व्यक्ति ही बैठे। बिल्कुल, परिपक्वता बहुत जरूरी है। अब योग्यताओं के साथ साथ कुछ सख्त पाबंदियां भी हैं, जिन्हें हम शर्तें कहते हैं। हाँ, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। शर्त का मतलब है कि जब आप इस पद पर होंगे तो आप क्या-क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली शर्त क्या है? पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि राज्यपाल संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य
मतलब MP या MLA नहीं हो सकता। और अगर कोई मौजूदा विधायक या सांसद राज्यपाल बनता भी है तो जिस क्षण वो शपथ लेगा उसकी वो पुरानी राजनीतिक सीट अपने आप खाली मान ली जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत तार्किक है। और दूसरी शर्त यह है कि वो किसी भी लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इन शर्तों के पीछे का मूल उद्देश्य है निष्पक्षता। राज्यपाल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होता है और इसी निष्पक्षता को 100% सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही शानदार अलिखित नियम भी है, अनरिटन रूल, जो आजादी के बाद से लगभग हमेशा पालन किया जाता है। हाँ बिल्कुल। वो ये है कि राज्यपाल कभी भी उस राज्य का निवासी नहीं होता जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही गृह राज्य का राज्यपाल बन जाएगा तो वो वहां की स्थानीय राजनीति, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के दबाव में आ सकता है। बाहरी व्यक्ति होने से वो गुटबाजी से दूर रहता है। बहुत सही पॉइंट है। अच्छा प्रश्न है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में और लोगों के दिमाग में भी उठता है। क्या प्रश्न? अभी हमने 7वें संशोधन की बात की कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो ऐसे में उसका वेतन कौन देता है? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। क्या उसे दोनों राज्यों से डबल सैलरी मिलती है या फिर कोई एक बड़ा राज्य सारा खर्च उठाता है? ये एक बहुत ही तार्किक और लाजमी सवाल है। इसका जवाब ये है कि किसी को डबल सैलरी नहीं मिलती। तो फिर कैसे तय होता है? जब एक व्यक्ति 2 राज्यों का प्रभार संभालता है तो उसका कुल वेतन, जो कि संसद द्वारा तय किया जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए एक अनुपात में दोनों राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति तय करते हैं कि राज्य A बड़ा है तो वो 60% वेतन देगा और राज्य बीच होता है तो वो 40% वेतन देगा। बिल्कुल। और ये पैसा सीधे उन राज्यों की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। हाँ, ये व्यवस्था वाकई बहुत सुलझी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 155 पर आते हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। बिल्कुल। एक तरफ हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो फिर हम राज्यपाल को वोट देकर क्यों नहीं चुनते? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष चुनाव से क्यों नहीं होती? इसका जवाब ये है कि इनकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से होती है। भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिपत्र जारी करते हैं जिसे वारंट कहते हैं, और उसी से राज्यपाल नियुक्त होते हैं। हाँ। इस अप्रत्यक्ष नियुक्ति के पीछे एक बहुत गहरी राजनीतिक समझ छिपी है। वो कैसे? कल्पना कीजिए अगर राज्य में मुख्यमंत्री भी जनता द्वारा चुना गया हो और राज्यपाल भी सीधे जनता द्वारा वोट पाकर आए। दोनों के पास जनता का जनादेश होगा। बिल्कुल। ऐसे में दोनों खुद को राज्य का असली बॉस मानेंगे और सत्ता का एक भयानक टकराव शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे, तब तो रोज ही झगड़े होंगे सरकार में। इसी टकराव को रोकने के लिए राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए 1983 में एक बहुत ही प्रसिद्ध आयोग बना था। सरकारी आयोग? जी हाँ, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की सिफारिशें भारतीय राजनीति में बहुत अहम मानी जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हों, लेकिन उन्हें उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, इससे केंद्र और राज्यों के बीच एक सौहार्द बना रहता है। और आयोग ने ये भी जोर दिया कि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका हाल फिलहाल की सक्रिय राजनीति से कोई सीधा जुड़ाव न हो, ताकि वो पूरी तरह से तटस्थ रहे। लेकिन इन सिफारिशों के बावजूद विवाद हमेशा कार्यकाल को लेकर होता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 156 में है। हाँ, सामान्य तौर पर किताबों में लिखा होता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन असली पेंच इसके आगे है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, इसका मतलब है कि 5 साल कोई फिक्स गारंटी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति या यूं कहें कि केंद्र सरकार जब चाहें उन्हें पद से हटा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा राज्यपाल खुद चाहें तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके पद छोड़ सकते हैं। यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा राजनीति होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सुनकर ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्यपाल को बिना वजह बाहर निकाल सकती है। और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। हाँ। जब केंद्र में सरकार बदलती थी तो थोक के भाव में पुराने राज्यपालों को हटा दिया जाता था। सही बात है। लेकिन क्या ऐसा मनमाने ढंग से किया जा सकता है?
इसे आसान भाषा में समझते हैं। कैसे? साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला आया, बीपी सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अरे हाँ, ये केस सच में एक गेम चेंजर था। बिल्कुल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पद को एक लीगल शील्ड यानी कानूनी ढाल प्रदान की। मतलब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि ये सच है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से मनमानी करे। अगर किसी राज्यपाल को बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि वो केंद्र की नई सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाता, तो इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। एकदम सही। न्यायालय केंद्र सरकार से राज्यपाल को हटाने का वैध कारण मांग सकता है। मतलब अब राज्यपाल केंद्र का कोई साधारण कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद है। बिल्कुल। खैर, नियुक्ति और कार्यकाल तय होने के बाद बारी आती है शपथ की। हाँ, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ कोई राजनेता नहीं बल्कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे शपथ दिलाएंगे। और ये शपथ होती है संविधान के संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षा की। अब जब शपथ हो गई है तो चलिए देखते हैं कि इस पद में कितनी ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की, जो अनुच्छेद 154 में दी गई हैं। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य की पूरी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और इसी शक्ति के आधार पर वे राज्य की सबसे बड़ी नियुक्तियां करते हैं। चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना राज्यपाल का ही काम है। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी वही करते हैं। और बात सिर्फ मंत्रियों तक सीमित नहीं है। राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा चलाने के लिए जो प्रमुख लोग चाहिए, उन्हें भी राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो अफसरों की भर्ती करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, जो निष्पक्ष पंचायत चुनाव करवाता है। और राज्य वित्त आयोग, जो पैसों का बंटवारा तय करता है। इन सभी के प्रमुखों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। बिल्कुल। यहाँ शिक्षा जगत से जुड़ा एक बहुत ही रोचक पहलू भी है। वो क्या? राज्य के भीतर जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, राज्यपाल पदेन रूप से उन सभी के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। अरे हाँ, ये तो है। इसी हैसियत से वे विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को नियुक्त करते हैं। ये व्यवस्था जानबूझकर बनाई गई है ताकि हमारे शिक्षा के मंदिरों में नेताओं का सीधा दखल ना हो और विश्वविद्यालयों की आजादी और गरिमा बनी रहे। बिल्कुल। और इन सारी शक्तियों को समेटता है अनुच्छेद 166। ये अनुच्छेद बहुत ही दिलचस्प है। वो कैसे? ये कहता है कि राज्य सरकार के जितने भी कार्यकारी काम होंगे, जो भी बड़े आदेश निकलेंगे, वे सब राज्यपाल के नाम से ही किए गए माने जाएंगे। मतलब असली फैसले भले ही मुख्यमंत्री और उनके मंत्री ले रहे हो, लेकिन मुहर और नाम राज्यपाल का ही होगा। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घरों में होता है। सारे बड़े फैसले, शादी के कार्ड या जमीन के कागजात घर के दादाजी के नाम से ही बनते हैं, भले ही भागदौड़ घर का कोई भी सदस्य कर रहा हो। बिल्कुल। दादाजी वाला ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। अब चूंकि हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 164 पर गहराई से चर्चा करना जरूरी है। हाँ, मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का काम है, लेकिन क्या वो अपने 50 विधायकों को मंत्री बना सकता है? पहले ऐसा ही होता था। सरकार बचाने के लिए जंबो कैबिनेट बनती थी, जिससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ता था। फिर इसे कैसे रोका गया? इसे रोकने के लिए 2003 में 51वां संविधान संशोधन लाया गया। इसने तय कर दिया कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा किसी कीमत पर नहीं हो सकती। 15%? और साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में जहां विधायक ही बहुत कम है, वहां 15% का नियम लगाने पर तो सिर्फ 4-5 मंत्री बनेंगे। हाँ, तो वहां क्या होता है? इसलिए एक न्यूनतम सीमा भी तय की गई कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 तो होनी ही चाहिए। ये बहुत सही संतुलन है। लेकिन भारत विविधताओं का देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ खास राज्यों की डेमोग्राफी को बहुत गहराई से देखा था। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 164(1) में एक विशेष प्रावधान जोड़ा। हाँ, ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही खास और अनिवार्य शर्त है जो भारत के 4 राज्यों पर लागू होती है। कौन कौन से राज्य?
ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों में जनजातीय समुदाय की आबादी बहुत बड़ी है। इसलिए संविधान ने ये पक्का किया है कि इन राज्यों की सरकार में कम से कम एक मंत्री ऐसा होना ही चाहिए जो विशेष रूप से जनजातीय कल्याण का प्रभार संभालेगा। ये मंत्री अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का काम भी देख सकता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान हाशिए पर खड़े लोगों की कितनी फिक्र करता है। सही बात है। कार्यपालिका के बाद अब हम उस जगह चलते हैं जहां कानून बनते हैं, यानी राज्य का विधानमंडल। राज्यपाल की विधायी शक्तियां बहुत ही प्रभावशाली हैं। इनका क्रम समझिए। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 174। इसके तहत राज्यपाल ही वो अधिकारी है जो विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। मतलब विधायकों को बैठक के लिए बुलाता है। हाँ, और जब काम खत्म हो जाता है तो राज्यपाल ही सत्रावसान करता है, यानी सत्र के खत्म होने की आधिकारिक घोषणा करता है। बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 175, जहां राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानमंडल या विधान परिषद में जाकर अपना अभिभाषण दे सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 176, जो विशेष संबोधन की बात करता है। हाँ, हर साल जब विधानमंडल का पहला सत्र शुरू होता है या जब नई सरकार चुनकर आती है तो उसका पहला सत्र हमेशा राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। इस भाषण में सरकार का पूरा विजन और आगे की नीतियां बताई जाती हैं। और विधानमंडल का सबसे मुख्य काम है बिल पास करना। लेकिन मान लीजिए विधानसभा ने एक बिल पास कर दिया तो क्या वो तुरंत कानून बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहीं पर अनुच्छेद 200 काम आता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति न दे दे। राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या राज्य सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक संकट खड़ा हो सकता है। कैसा संकट? मान लीजिए विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, सभी विधायक अपने अपने घर हैं और अचानक राज्य में कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई महामारी फैल जाए जिसके लिए रातों रात एक सख्त कानून की जरूरत हो। ऐसे में क्या होगा? सत्र बुलाने में तो हफ्तों लग जाएंगे। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ऐसी ही इमरजेंसी से निपटने के लिए संविधान ने राज्यपाल को एक सुपर पावर दी है। सुपर पावर? हाँ, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस? बिल्कुल। जब विधानसभा बंद हो और तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो तो राज्यपाल सीधे एक आदेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश कोई साधारण सरकारी आदेश नहीं होता, बल्कि इसकी ताकत और इसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी पक्के कानून का होता है। एकदम सही। लेकिन चूंकि यह अध्यादेश बिना विधायकों की बहस के पास हुआ है, इसलिए इसे हमेशा के लिए लागू नहीं रखा जा सकता। हाँ, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ही विधानमंडल का अगला सत्र शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को सदन से पास कराना अनिवार्य है, वरना ये रद्द हो जाएगा। और क्योंकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, इसलिए तकनीकी रूप से एक अध्यादेश की अधिकतम उम्र 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। विधायी शक्तियों के बाद आइए राज्यपाल की एक बहुत ही संवेदनशील शक्ति पर बात करते हैं। कौन सी? क्षमादान की शक्ति, जो अनुच्छेद 161 में दी गई है। हाँ, अदालतें न्याय करती हैं, लेकिन कई बार न्याय में करुणा की गुंजाइश भी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को राज्य के कानूनों के तहत कोई सजा मिली है तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो उस सजा को कम कर दे, उसकी प्रकृति बदल दे, जैसे कठोर कारावास को साधारण में बदल दे या पूरी तरह से माफ कर दे। ये शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें 2 बहुत स्पष्ट अपवाद हैं जहां राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो अपवाद क्या है? पहला है कोर्ट मार्शल, यानी सेना की अदालतों द्वारा दी गई सजा। रक्षा मामले पूरी तरह से केंद्र और सेना के पास है, इसलिए राज्यपाल इसमें दखल नहीं देते। समझ गया। और दूसरा? और दूसरा सबसे बड़ा अपवाद है डेथ सेंटेंस, यानी मृत्युदंड। अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उस फांसी को पूरी तरह से माफ करने की शक्ति भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अब हम इस चर्चा के सबसे गर्म और विवादास्पद हिस्से पर आते हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स। हाँ, सामान्यतः
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अनुच्छेद 356। हाँ, अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, मशीनरी फेल हो गई है, तो वे सीधे राष्ट्रपति को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। बाप रे, ये तो सच में ब्रह्मास्त्र है। इसी तरह अगर राज्य की विधानसभा कोई ऐसा बिल पास कर दे जो हाई कोर्ट की शक्तियों को छीनता हो या राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो, तो राज्यपाल उस बिल को पास करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 160 भी है जो आकस्मिकताओं के बारे में है। हो क्या है? अगर कोई ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति आ जाए जिसके बारे में संविधान में कुछ लिखा ही ना हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्य क्या होंगे, ये तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे अधिकार सुनकर तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल राज्य का एक अघोषित तानाशाह हो सकता है। तो क्या सच में ऐसा है? अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे संवैधानिक ढांचे के अंतिम सत्य को समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 163 में। बिल्कुल, ये अनुच्छेद एकदम साफ साफ कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल अपने मनमाने ढंग से नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सलाह से ही काम करेंगे। और इस सलाह की अहमियत क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रबिया केस 2016 में हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना दिया। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में एक गहरा राजनीतिक संकट आया था, जहां राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह के बिना ही अपनी मर्जी से विधानसभा का सत्र बुला लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल जो भी सलाह राज्यपाल को देती है वो राज्यपाल पर पूरी तरह से बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। हाँ, यानी राज्यपाल समानांतर सरकार नहीं चला सकते। जिन गिने चुने मामलों में उन्हें स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति मिली है, सिर्फ वहीं वे अपने मन से फैसला ले सकते हैं। बाकी हर जगह उन्हें चुनी हुई सरकार की बात माननी ही पड़ेगी। ये फैसला हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, जो ये साबित करता है कि जनता का शासन ही सर्वोपरि है। तो बच्चों, आज हमने संविधान के इन पन्नों में गहराई तक गोता लगाया और राज्यपाल के पद के हर पहलू को समझा। चलिए अब जल्दी से आज के इस पूरे सफर का एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। शुरुआत करते हैं आधार से। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। और अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति एक वारंट द्वारा उनकी अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति करते हैं। शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 154 के तहत पूरी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनके हाथों में है। अनुच्छेद 161 उन्हें राज्य के कानूनों के खिलाफ क्षमादान की शक्ति देता है। और अगर अचानक कोई कानून बनाना हो और विधानसभा बंद हो तो अनुच्छेद 213 के तहत वे अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन शक्तियों के साथ साथ मजबूत मर्यादाएं भी हैं। हाँ, अनुच्छेद 164 मंत्रियों की संख्या को विधानसभा की कुल सीटों के 15% तक सीमित करता है। और सबसे बड़ी सीमा ये है कि वो मृत्यु दंड को कभी माफ नहीं कर सकते। न्यायपालिका ने भी इस पद को संतुलित किया है। बिल्कुल, सरकारिया कमीशन ने राज्यपाल को तटस्थ रहने की सलाह दी। बीपी सिंघल केस ने उन्हें मनमाने ढंग से हटाए जाने से बचाया। और नबाम रेबिया केस ने ये साबित कर दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न आप सबके लिए छोड़ते हैं। क्या? सोचिए, अगर किसी राज्य में चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो सरकार बनाने के लिए राज्यपाल का निर्णय कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वे किसे पहले आमंत्रित करेंगे? उस एक पल में राज्यपाल का विवेक पूरे राज्य की राजनीति का भविष्य तय कर देता है। इस पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। तो बच्चों, आज हमने राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पवन लर्निंग जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पवन लर्निंग जोन से जुड़े रहें। धन्यवाद।